हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभिषेक कांत एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है कीन्स का रोजगार सिद्धांत। ये टॉपिक आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। इसी को हम आगे करते हैं। जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हैं उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम जानेंगे कीन्स का रोजगार सिद्धांत। ठीक है। पहले हम कीन्स के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन कि कीन्स कौन थे। कीन्स जो एक ब्रिटिशियन हुए हैं, इनको फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इनको फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। आपने मार्शल नाम सुना होगा। ठीक है। ये मार्शल के शिष्य रहे हैं। ठीक है, मार्शल के शिष्य भी रहे हैं ये। ठीक है। इन्होंने जो इकोनॉमिक्स के ऊपर काम किया है वो जनरल थ्योरी पे काम किया है। ठीक है। जनरल थ्योरी पे इन्होंने काम किया है। इन इसके अन्य नाम आप देख पा रहे होंगे, आय, उत्पादन और रोजगार का सिद्धांत। दूसरा, रोजगार के प्रभावी मांग का सिद्धांत। इन सिद्धांत का अन्य नाम ये है कीन्स का रोजगार सिद्धांत पे। ठीक है। अब आखिर ये बात होती है कि कीन्स ने ये रोजगार सिद्धांत क्यों दिया। कीन्स का ये रोजगार सिद्धांत देने का मेन उद्देश्य तो था, वो था अमेरिका और यूरोप के देशों में आर्थिक मंदी। आपने देखा होगा कि 1929 टू 33 तक जो थे देश, अमेरिका की बात करें, वहाँ पे आर्थिक मंदी की स्थिति इतनी खराब हो गई थी, स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि बेरोजगारी दर उस टाइम, अमेरिका, आज हम अमेरिका देखते हैं और 1929 को देखेंगे तो अमेरिका में बेरोजगारी की जो दर थी वो 3% से बढ़कर कितनी हो गई, 25%। ठीक है। और जो उत्पादन क्षमता थी वहाँ की 30% से घटकर कितनी हो गई, 5%। तो ऐसी स्थिति अमेरिका और यूरोप के देशों में हो गई थी। उस टाइम जो भी अर्थशास्त्री थे, जो पूर्ववर्ती अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इस स्थिति को नहीं सुधार पाए। आपने से का बाजार नियम भी सुना होगा। ठीक है। इस पे उनका भी कोई हाथ ना चला। तो फिर कीन्स महोदय की एंट्री हुई। ठीक है। कीन्स महोदय जी की एक पुस्तक है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये इन्होंने बुक पब्लिश की है 1936 में। ये बात करते हैं जो आर्थिक मंदी है उसके ऊपर कि कैसे हम रोजगार की स्थिति को बढ़ा सके। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों के ऊपर उन्होंने काफ़ी विश्लेषण किया कि कैसे हम किसी देश की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। ठीक है। इनकी जो बुक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने एम्प्लॉयमेंट की बात की है। तो आज हम एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के बारे में बात करेंगे कि कैसे कीन्स महोदय ने रोजगार के ऊपर काम किया। कीन्स का मानना है बेरोजगारी का मुख्य कारण प्रभावी मांग है। ठीक है। अगर प्रभावी मांग को बढ़ा दिया जाए तो बेरोजगारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये अनुसार बेरोजगारी की दो कारण है, मुख्य कारण। पहला है कम उपभोग और दूसरा है कम निवेश। जितना कम हम उपभोग करेंगे, उपभोग से समझते हैं आप क्या होता है उपभोग, क्या है, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक परिवार है, वहाँ पे जो सदस्य हैं वो किसी वस्तुओं का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, वही क्या हो जाता है, उपभोग कहलाता है। ठीक है। दूसरा है कम निवेश। कम निवेश मतलब कम से कम हम पैसे को क्या करें, खर्च करें। अब बात कर लेते हैं प्रभावपूर्ण मांग के, इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, यदि किसी समाज में आय का अधिक व्यय है तो वहाँ प्रभावपूर्ण मांग अधिक होगी। इसके विपरीत अवस्था में प्रभावपूर्ण मांग कम होगी, जिससे कि समाज में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अधिक व्यय, और यहाँ पे क्या है, आय। देखिए आय का जो व्यय है अगर ज़्यादा होता है, अगर हम क्या करते हैं, पैसे आ रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, ज़्यादा व्यय कर रहे हैं, मतलब खर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रभावपूर्ण मांग क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। विपरीत अगर प्रभावपूर्ण मांग कम होगी, व्यय कम करेंगे हम, तो वहाँ पे क्या हो जाती, बेरोजगारी दर बढ़ जाती है। ठीक है। अब प्रभावपूर्ण मांग दो टाइप के होते हैं, एक होता है सामूहिक समग्र मांग फलन, एग्रीगेट डिमांड, और दूसरा होता है सामूहिक समग्र फलन,
एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं हम सामूहिक मांग को। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जिन भी वस्तुओं और सेवाओं की मांग की जाती है उसे एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उस देश की या उस देश की अर्थव्यवस्था की सामूहिक मांग कहते हैं। जितनी भी वस्तु और सेवाओं को क्या कर रहे हैं हम? मांग कर रहे हैं। हमें कोई भी वस्तु चाहिए, ठीक है, सेवाएं चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे? सामूहिक मांग कहेंगे। सामूहिक मांग को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है उपभोग मांग और दूसरा होता है निवेश मांग। ठीक है, सामूहिक मांग क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड जो होता है उपभोग मांग और निवेश मांग। निवेश मांग को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड। ठीक है, और इसको बोलते हैं कंजम्पशन डिमांड। ठीक है, दोनों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट डिमांड और कंजम्पशन डिमांड। ठीक है, इन दोनों के मेल से ही क्या बनता है? इन दोनों की मांग से ही क्या बनता है? सामूहिक मांग बन जाता है। भोग मांग के अंतर्गत क्या आता है? दो चीजें आती हैं। एक आता है निजी मांग और दूसरा आता है सार्वजनिक मांग। निजी मांग से आप क्या समझ रहे हैं? निजी मांग मतलब एक पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, आप हो, ठीक है, एक पूंजीपति है, एक उद्योगपति है, वो क्या कर रहे हैं? वस्तु और सेवाओं की मांग कर रहे हैं। ठीक है, वस्तु एवं सेवाओं की क्या कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं। इसमें एक व्यक्ति है, ठीक है, उद्योगपति है, पूंजीपति है, ये सारे क्या कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं। वो आपका निजी मांग के अंतर्गत आएगा। और सार्वजनिक मांग में जो सरकारी मांग रहेंगे वो आपके इसमें सार्वजनिक मांग के अंदर आएगा। संत और मांग क्या रहती है? किसी भी वस्तु और सेवा की, सरकार द्वारा जो भी वस्तु और सेवा की मांग रहेगी वो सार्वजनिक मांग के अंदर आएगा। अब दूसरा पार्ट देखते हैं हम इसका, निवेश मांग। निवेश मांग में भी सेम चीज़ देख रहे हैं आप, निजी मांग और सार्वजनिक मांग। अब निवेश के लिए जितना भी हम, कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है? मांग कर रहा है, या सरकार द्वारा मशीन, उद्योग आदि के लिए मांग की जा रही है, वो आपके निवेश मांग के अंतर्गत आ रही है। यहाँ से हमने सामूहिक मांग को देखा कि जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो किसके बराबर होती है? उपभोग मांग। उपभोग को किससे जानते हैं हम? सी से सी डी प्लस आई डी। ठीक है, इन दोनों चीज से मिलकर क्या बन रहा है हमारा? क्या डेफिनेशन बन के आई? एग्रीगेट डिमांड बराबर सी प्लस आई। या अब जान लेते हैं हम सामूहिक समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड को एक ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है, कि ये सामूहिक मांग मांग क्या होती है। पिछले उसमें हमने देखा, सीखा, जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो किसके बराबर होती? सी प्लस आई। सी फॉर कंजम्पशन, उपभोग जिसे बोलते हैं, ठीक है, और आई फॉर क्या हो रहा? निवेश, इन्वेस्टमेंट। इन दोनों चीज़ों से मिलकर क्या हो रहा है हमारे पास? एग्रीगेट डिमांड मिल रही है। अब हम एक ग्राफ के माध्यम से एग्रीगेट डिमांड को समझेंगे। ठीक है, इसको सीखेंगे। एक वक्र है, ठीक है, इस पे एक्स अक्ष होगा, इस पे वाई अक्ष होगा, और ये आपको जीरो, जीरो से कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम रोजगार को दर्शाएंगे और यहाँ पे हम क्या दर्शाएंगे? विशेष प्राप्तियों। ठीक है, विशेष प्राप्तियां यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? उपभोग, कोई भी चीज़ है हम उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ का उपभोग कर रहे हैं जीवन जीने के लिए, तो वो कुछ ना कुछ हमें काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, हम इसको क्या बढ़ा रहे हैं? एग्रीगेट डिमांड को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं एडी। ठीक है, और हमने जाना है अभी कि एग्रीगेट डिमांड बराबर क्या होता है? सी प्लस आई। ठीक है, अब देखते हैं हम कि थोड़ा हम रोजगार में आय में वृद्धि करते हैं, रोजगार को बढ़ाते हैं, तो हम इस अक्ष को लेके चलते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट रख लेते हैं। यहाँ से हमने क्या है? रोजगार बढ़ाया, उत्पादन किया किसी चीज़ का। ठीक है, तो उत्पादन के साथ यहाँ पे क्या होगा? उपभोग भी कितना होगा? बढ़ जाएगा। इसको हमने नाम दिया वाई और इसको हमने सी दिया, उपभोग। ठीक है, धीरे धीरे हम फिर आय, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा रहे हैं,
तो इसका अक्ष क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये आपका ऐसा हो जाएगा, y1 हो जाएगा और ये c1 हो जाएगा। धीरे धीरे फिर हम i को अगर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो जो अक्ष होगा आपका c2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो धीरे धीरे यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, जैसे जैसे रोजगार बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएंगे, उपभोग भी बढ़ने लग जाएगा।